नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग पहला लेसन एनसीईआरटी क्लास 6 का स्टार्ट करेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके 2 पार्ट बनाए हैं। आज पहला पार्ट हम पढ़ेंगे, मतलब इसका आधा चैप्टर कवर करेंगे और इसको इस प्रकार से कवर अप किया गया है कि पहले जो है बुक से पूरा एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके बाद जो है आपको बुक से करने के बाद जो भी पढ़ा उससे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए, उन सारे प्रश्नों को जो है हम पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जैसे इसको पढ़ने के बाद क्या मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहले अपन पढ़ेंगे पूरा बुक से। इसके बाद फिर इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये जो है हमारा चैप्टर है। तो इसमें चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो रशीदा नाम की एक बच्ची है, वह जो है क्या कर रही थी कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है, मतलब अखबार पढ़ते समय उसने एक लाइन पढ़ ली। उसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि क्योंकि 100 साल पहले इतिहास की बात हो गई, यानी कि बहुत पहले की बात हो गई, उसको कैसे पता किया जा सकता है, यह उसके मन में आया। तो फिर कैसे पता लगाएं, तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब उस समय उसको याद हो, उस समय उसने जो है उसके सामने कोई घटना घटित हुई हो, तो वो आपको बता देगा। लेकिन बहुत साल पहले, यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ या 200 साल पहले या 5000 साल पहले क्या हुआ, इसे कैसे जाना जा सकता है, ठीक है? तो अब जानना क्या है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या-क्या जान सकते हैं, ये देखिए। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, पहला पॉइंट है, क्या खाते थे? कैसे कपड़े पहनते थे और किस प्रकार के घरों में रहते थे? हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, पुरोहित मतलब जो धर्म ग्रंथ पढ़ते थे वो, शिल्पकार जो कलाकार थे, शिल्पकार मतलब जो पत्थर से कहीं कोई आकृति बना लें इस तरह से, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यानी कि अतीत माने इतिहास, यानी जो बीत चुका है उससे हम क्या-क्या जान सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उससे जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे, कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते या फिर कौन से गीत गाया करते थे या गीत गाते थे, ठीक? तो ऐसे ही क्रम में जो है सबसे पहला जो हमारा प्रश्न उठता था, वह उठता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोग कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानचित्र 1 का में नर्मदा नदी का पता लगाओ। इसका मतलब है कि इसका आंसर है कि लोग कहाँ रहते थे, का आंसर है कि नर्मदा नदी के आस-पास जो है सबसे पहले लोगों के पाए जाने के हमें जो है साक्ष्य मिले हैं। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी मतलब नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरम्भिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है जो कि खाद्य सामग्रियों के बारे में जानते थे और जंगलों में विशाल समुद्र से परिचित थे। यानी कि जंगल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, उनसे परिचित थे, उनको इकट्ठा करते रहते थे। उनमें क्या भोजन होगा शामिल, फल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, उनको इकट्ठा करते थे और साथ में शिकार भी किया करते थे। तो इसका पहला आंसर आप क्या लिखेंगे? लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के पास रहते थे और क्या करते थे? खाद्य सामग्री इकट्ठा करते थे और शिकार भी किया करते थे। ठीक है? सेकंड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने मिलेगी, यहाँ पे देखिए मानचित्र की जो बात हो रही थी कि एक मानचित्र में देखिए पता लगाइए, तो ये आपका मानचित्र है, इसमें सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है? इसमें उन्होंने कहा कि नदी का पता लगाइए, नर्मदा नदी का पता लगाइए, तो ये रही नर्मदा नदी। यहीं इसके आस-पास जो है रहते थे, यहीं पे सोन नदी, गंगा नदी, ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है? तो ये पूरा था। अब इसमें अगला जो उसी में आगे क्या कहेगा, अब तुम उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है? तो उत्तर-पश्चिम उत्तर-पश्चिम की किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? देखो यहाँ पे देखिए, आप मैप में देखिए, ये रहीं जो है
सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जो है 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल, ये प्रश्न आपका लूसर में भी है, सबसे पहले कौन सा फसल उगाई इन्होंने, तो गेहूं और जौ। कहाँ पे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे, ठीक है। और अब चूंकि फसल होगी तो फिर पालतू पशुओं को भी उन्होंने रखना शुरू कर दिया, तो भेड़ बकरी गाय बैल ये सारी चीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये मैप के अंदर, मैप में जो है ये आपका जो ऊपर का हिस्सा है ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर, ठीक है, ये है पूर्व, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व की बात करें तो ये हो गया उत्तर, ये है पूर्व, तो बीच में होगा ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ का एरिया है जो इसकी बात हो रही है। तो इस एरिया में जो है उसने कहा है कि कौन सी नदी पता करना है, गारो, तो ये गारो पहाड़ियाँ हो गई आपकी, ठीक है। और मध्य में है विंध्य, मध्य में आपको विंध्य ये मिलेगी, मध्य में विंध्य, ठीक है, यहाँ पे ये गारो पहाड़ियाँ, ठीक। तो क्या हुआ था, गारो, गारो और मध्य विंध्य में क्या हुआ था, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, यहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और विंध्य जो है, विंध्य एक ऐसा स्थान है यहाँ पर जहाँ सबसे पहले चावल को उगाया गया था। तो उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पता लगाओ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी कि गारो में पहाड़ियों के आसपास कृषि का विकास हुआ सबसे पहले, और विंध्य पहाड़ियों पर जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है। तो ये आप मानचित्र में देख सकते हैं, मैंने मार्क भी किया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन हमें देखने मिलेगा मानचित्र में ही, तो इसमें लिखा हुआ है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं, सबसे पहले जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको हम सहायक नदी कहते हैं, जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको हम सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसाए गए, यानी फले फूले, यानी ये प्रश्न है आपका कि सिंधु नदी के आसपास क्या हुआ था। तो 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास ही सबसे पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति आता था तो वहीं से गुजरता था। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के आसपास क्या हुआ, तो वहाँ पे नगरों का विकास होना शुरू हो गया लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब गंगा नदी और इसकी एक सहायक नदी है सोन, गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है सोन नदी, इसके पास क्या है देखने को मिलता है, तो गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध राज्य, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे शक्तिशाली राज्य है, वो राज्य जो है देखने मिलता है। वर्तमान में कहाँ पे है, बिहार। इसके साथ साथ बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। यहाँ पे उपमहाद्वीप जो वर्ड यूज हुआ है उसके बारे में थोड़ा जान लें कि उपमहाद्वीप क्या होता है। देखो दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया यहीं पे इंडिया है, भारत अपना जो है दक्षिण एशिया में है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है एशिया, दक्षिण एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों पहाड़ियों तथा पर्वत से, समुद्रों पहाड़ियों और पर्वतों के बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं, यानी महाद्वीप से छोटा है इसलिए इसको हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। और ये जो है समुद्रों पहाड़ियों और पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें महाद्वीप में रहते थे, फिर ये यहाँ पे यात्राएं भी करते थे, कभी हिमालय से चले गए पहाड़ों पे, रेगिस्तान पे, नदियों पे, समुद्री यात्रा, कोई कारणवश कोई लोग अपनी काम की तलाश में घूमते रहते थे, कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे से एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते थे, कहीं काफिला के बीच में चले जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से घूमते रहते थे।
लोग आज भी यात्राएं करते हैं। क्यों करते हैं यात्राएं आज भी? ठीक है, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, यानी कि ये जो मानचित्र है आप इसको ही एक बार और इसमें देखने बोला है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे समुद्र यानी कि यहाँ हिमालय, यहाँ से लास्ट यहाँ तक जो है पूर्वी घाट, यहाँ सब जगह घूमते रहते थे, कहीं भी घूमने जहाँ उनको काम मिलता था वहाँ चले जाते थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो पहाड़ियाँ देखिए, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और समुद्र, तीन चीज़ें। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इसीलिए तो बाहर के लोग आए, तो उन्होंने फिर जब अब ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही कि जैसे अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक, इसी में लोग बाहर से आए, उन्होंने भारत के विभिन्न नाम दे दिए। तो वही चीज़ है कि बाहर से लोग आए, उनकी संस्कृति आई, उनकी परंपराएं आई, आवागमन हुआ, हमारे लोग बाहर गए, हमारी संस्कृति परंपरा का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला यहाँ पे जो टॉपिक आपको देखने मिलेगा वो अपना है देश के नाम। देश के नाम, ठीक है, तो अपने देश के लिए प्राय यानी इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है। यानी अपने देश को दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, सिंधु नदी भी है, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, और ईरान और यूनान ये लगभग यानी दो यूनानी आए थे और ईरानी आए थे 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से। ठीक है, ये जो है उत्तर, ठीक है, पूर्व, ये वाला जो है एरिया है पश्चिम का, तो ये इस वाले एरिया से आए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु या हिंदूस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। तो यानी यहाँ पे प्रश्न पूरा जी सब इतना, जब दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द किसने दिया, तो यूनानियों ने इंडिया शब्द दिया था। और ये कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। कब आए थे? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। भरत के नाम से भारत भी इसका नाम है। तो ये जो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व की बात है, और इसके बारे में हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है हमारा। तो इस बारे में भी उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है आज हमने इसका पार्ट 1 बनाया है, यानी कि यहाँ तक हम इसके आगे जो बचा हुआ है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो हमने जितनी एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका यही है कि पहले आप जो है पूरा बुक को रीड करो, लेसन को पहले रीड कीजिए। आप रीड करने के बाद फिर उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निकालिए। जैसे कि इतना पढ़ने के बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, उनको अपन पढ़ेंगे, और इसके बाद वाला जो है वो अगले चैप्टर में अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास हमारे अतीत लेसन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड में बाकी बचा हुआ। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये लेसन था। तो लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी के पास रहते थे, और क्या काम करते रहते थे? खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे, आखेट करते थे, यानी कि शिकार करते रहते थे। ठीक है, सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों पे कुछ स्थान जहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम गेहूं और जौ फसलों को क्या किया गया? उपजाया गया था। गारो पहाड़ियों पे क्या होता था? कृषि का विकास हुआ। विंध्य पहाड़ियों पे चावल उगाए गए। सिंधु नदी के किनारे व सहायक नदी के पास नए नगर बसे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व नए नगर बसाए गए। गंगा नदी पे इन्हीं नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन्हीं नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास प्राचीन काल में एक विशाल राज्य था जिसका नाम क्या था? मगध। अब कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, देश के नाम की बात अगर करें हम, तो ईरानियों यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। ये 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए थे। यानी पूरा जितना मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट बाई पॉइंट इसमें देखने मिलेंगी। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने दिया। 3500 वर्ष पूर्व की बात है, और जो हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो बचा हुआ लेसन है वो हम लोग है पार्ट 2 में कवर
करेंगे थोड़ा सा लेसन और बचा है तो हम एक वीडियो और बनेगी, पार्ट सेकंड आपको कवर हो जाएगा, यानी कि हर लेसन में लगभग 2 वीडियो आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।